कहानी की शुरुआत में हम टॉम को देखते हैं, जो कि एक समुद्र वैज्ञानिक था। आज उसके बेटे बेन का 13वां जन्मदिन है, इसीलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ समुद्र के बीचों बीच एक याच पर यह खास दिन सेलिब्रेट करने के लिए आया था। टॉम का पूरा परिवार इस खुशी के मौके पर मस्ती कर रहा था। टॉम अपने बेटे बेन के साथ मछली पकड़ने में व्यस्त था, जबकि उसकी बेटी कैसी आराम से बैठकर सनबाथ का आनंद ले रही थी। हालांकि इन सब के बीच बेन की मां जूलिया को यह सब थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, इसलिए वह स्विमिंग के लिए समुद्र में कूद जाती है। लेकिन जल्द ही जूलिया को अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होने लगता है। पानी की तेज बहाव के कारण वह अपने जहाज से दूर जाती जा रही थी। दूसरी तरफ जहाज का कंपास भी अजीब तरह से हिलने लगा था, मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह साफ था कि समुद्र में कुछ अजीब हो रहा था, जो आने वाले समय में भयानक होने वाला था। जूलिया को जब खतरे का अंदाजा होता है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जहाज से दूर होने के कारण उसकी आवाज बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जब टॉम देखता है कि जूलिया नाव पर नहीं है तो वह उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे जूलिया नजर आ जाती है और वह अपने बच्चों की मदद से उसे सुरक्षित नाव पर ले आता है। जूलिया के दिल में अब भी डूबने का डर बैठा हुआ था, लेकिन आज वह ज्यादा देर तक उदास नहीं रह सकती थी, क्योंकि वे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए आए थे। रात होते ही सभी लोग बेन का जन्मदिन मनाने लगते हैं और बेन को ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। कुछ देर बाद कैसी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए चली जाती है। उसके बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि सभी लैंड एरिया में अजीब तरह के तूफान आ रहे हैं और इसका कहर पूरी पृथ्वी पर हो रहा है। अभी वह उससे बात कर ही रही थी कि अचानक वीडियो कॉल कट जाता है। कैसी घबरा जाती है और भागते हुए अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन तभी उनके जहाज में एक जोर का झटका लगता है। सभी लोग तुरंत शिप के बाहर आ जाते हैं और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके याच के चारों तरफ कई वेल्स आ गई थीं, जबकि इस जगह पर पहले कभी वेल्स नहीं देखी गई थी। अब टॉम और उसका परिवार समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। टॉम याच के नीचे जाकर यह पता लगाने का फैसला करता है कि आखिर उनके याच को क्या नुकसान हुआ है। वह पानी में छलांग लगाकर नीचे जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है, मगर उसके हाथ में एक छोटी सी चोट लग चुकी होती है। जूलिया उसकी चोट पर मरहम लगाती है। इस बीच टॉम बताता है कि कुछ वेल्स के टकराने की वजह से उनके इंजन को भारी नुकसान पहुंचा है और अब वे इंजन के ठीक होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। इस स्थिति में पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके याच का इंजन खराब हो चुका था और कोई नेटवर्क या सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था। फिर टॉम सप्लाई चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उनके पास बस 4 दिन का राशन बचा है। अभी वे इस परेशानी से निपटने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी टॉम देखता है कि एक बड़ा आग का गोला सीधा उनकी बोट की तरफ आ रहा है। उसे देखते ही टॉम बिना वक्त गवाए इंजन को चालू करने की कोशिश करता है और किसी तरह अपने याच को उस आग के गोले से टकराने से बचा लेता है। लेकिन इस दौरान उनका इंजन पूरी तरह ठप हो चुका था और अब वे समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए थे। तभी उनके लिए एक और परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक सुन्न कर देने वाली आवाज सुनाई देने लगती है। इस आवाज के साथ साथ समुद्र की लहरें भी ऊपर नीचे होने लगती हैं। इसीलिए वे सभी लोग लाइफ जैकेट पहनकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। टॉम आनन फानन में इमरजेंसी गन चला देता है, लेकिन उसकी यह कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। दोस्तों, यह सब आखिर हो क्या रहा था, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगली सुबह टॉम जब बाहर आता है तो जो नजारा देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी नाव के नीचे से समुद्र गायब हो चुका था। सामने का नजारा देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि सारा समुद्र कहीं गायब हो गया था। खैर, टॉम को लगने लगा था कि अगर समुद्र यहां नहीं है तो जरूर यह लैंड एरिया की तरफ शिफ्ट हो गया होगा, जिससे जमीन पर मौजूद सभी लोग मर चुके होंगे, यानी उनके सभी दोस्त, रिश्तेदार और बाकी लोग मारे जा चुके होंगे, जो मानव जाति के खात्मे का संकेत था। इस बीच कैसी को भी समझ आ जाता है
कि अगर ऐसा है तो उसका बॉयफ्रेंड भी अब तक मर चुका होगा। वह इसी सोच से उदास हो जाती है और वापस नाव में चली जाती है। फिर बेन अपने सभी गुब्बारों को हवा में छोड़ देता है ताकि किसी तरह आसपास बचे हुए सर्वाइवर उसकी ओर आकर्षित हो सके। टॉम फिर नाव में वापस आकर सिग्नल चेक करने लगता है। वह हर कोशिश कर रहा था ताकि जिंदा बचे लोगों से संपर्क कर सके। उसकी यह कोशिश तब सफल होती है जब उसका संपर्क पास में मौजूद नैटो नाम के व्यक्ति से होता है। नैटो असल में इसलिए बच गया था क्योंकि वह और उसके साथी इस हादसे के दौरान सबमरीन में मौजूद थे। हालांकि नैटो उस सबमरीन में अकेला सदस्य था जो जिंदा बच सका। नैटो टॉम को बताता है कि कैसे समुद्र का पानी यहां से शिफ्ट होकर दूसरी दिशा में जा चुका है, मगर उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगले 1 हफ्ते के भीतर समुद्र का पानी वापस इस जगह पर आ जाएगा। यानी उन्हें इस समुद्र के वापस आने से पहले एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी ताकि वे अपनी जान बचा सके। फिर नैटो बताता है कि वह इस हादसे के बाद सिर्फ इसलिए बच सका था क्योंकि उसके पास सबमरीन थी जो समुद्र के उतार चढ़ाव का सामना कर सकती थी। टॉम नैटो से मदद मांगता है ताकि वह अपने परिवार की जान बचा सके, मगर नैटो जवाब देता है कि उसकी सबमरीन बहुत छोटी है, इसलिए उसमें केवल 3 लोग ही बैठ सकते हैं। टॉम उससे निवेदन करता है कि वह उसके दोनों बच्चों को अपनी सबमरीन में ले ले। नैटो उसकी बात मान जाता है। टॉम नैटो की लोकेशन का पता लगाता है, मगर वह जगह यहां से 2 दिन की दूरी पर थी, इसलिए वे वहां से जल्द निकलने का फैसला करते हैं। वे सभी अपना सामान पैक करके जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां एक व्यक्ति उनकी ओर आता है। यह व्यक्ति भी एक सर्वाइवर था और वह बेन के छोड़े हुए गुब्बारों को देखकर वहां तक पहुंच गया था। टॉम उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि उसे प्यास लगी थी, इसलिए टॉम उसे पीने के लिए पानी दे देता है। लेकिन उस व्यक्ति की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तभी वह टॉम पर हमला कर देता है। जूलिया यह सब देखकर घबरा जाती है और वह स्ट्रेंजर उसके सामने ही उसके पति टॉम को मार देता है। इसके बाद जूलिया नाव में जाकर अपने बच्चों को छिपने के लिए कहती है और खुद दूसरे कमरे में चली जाती है। इस सब के बीच वह व्यक्ति केबिन के अंदर आ चुका था। वह सबसे पहले खाने की चीजें ढूंढने लगता है, जबकि जूलिया उसकी नजर से बचते हुए नाव के बाहर आ चुकी थी। मगर जूलिया की किस्मत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके सामने ही उस व्यक्ति का पालतू कुत्ता खड़ा था जो किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता था। हालांकि जूलिया कुत्ते के हमले से घायल होने के बावजूद उसे मारने में कामयाब हो जाती है। इस दौरान जूलिया और अपने कुत्ते की आवाज सुनकर वह अजनबी वहां आ जाता है और अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है, जिसके बाद वह गुस्से में जूलिया को ढूंढने लगता है। जूलिया जब उसे मिलती है तो उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं सामने की दराज में कैसी और बेन छिपे हुए थे, जो अपनी मां को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो रहे थे। कैसी अपने हाथ में मौजूद इमरजेंसी गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वह शख्स घायल हो जाता है और जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। इस दौरान नाव पर हर जगह आग लग चुकी थी और वह शख्स भी नाव के ब्लास्ट होने से पहले खुद को बचा लेता है, मगर वह अभी भी उन तीनों के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए जूलिया अपने बच्चों के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगी। वे उसी दिशा की ओर जा रहे थे जहां वह सबमरीन मौजूद था। तभी बेन की नजर अपने पिता की मृत शरीर पर पड़ती है। वह उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद दर्दनाक था, मगर उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना था, इसलिए वे टॉम को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बेन को खुद पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वह अपने पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। जिसके बाद जूलिया उसे समझाती है कि वह इस तरह की बातें अपने मन से निकाल दे और उसे सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह वे सभी आगे बढ़ते रहते हैं, जहां आसपास केवल पत्थर ही नजर आ रहे थे। यहां तक कि समुद्र के पानी के चले जाने के बाद चारों तरफ इंसानों द्वारा फैलाया गया प्लास्टिक दिख रहा था। वे लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी बेन को बहुत जोर की प्यास लगने लगती है। जूलिया के पास जो थोड़ा सा पानी बचा था वह उसे दे देती है। कैसी भी चल चलकर बहुत परेशान हो चुकी थी।
उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वे उस कंपास के भरोसे चल रहे हैं जो पहले से खराब पड़ा हुआ था और उनके पास जिंदा बचने की संभावना न के बराबर थी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान होते देख जूलिया उसे संभालने की कोशिश करती है। इस तरह कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े जहाज के सामने रुक जाते हैं जो बहुत पहले समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। वे लोग रात उसी जहाज के अंदर बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच जूलिया के हाथ में उसके परिवार की तस्वीर थी जहां वह टॉम को देखकर उसे याद करने लगती है और यही हाल बाकी दोनों बच्चों का भी था जो अपने पिता को याद करके काफी उदास थे। इतने में कैसी को कुछ हलचल महसूस होती है। जूलिया बाहर जाकर जांच करती है तो वह अजनबी ठीक उसके पीछे खड़ा था। वह जूलिया पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन जूलिया खुद पलटकर उस पर हमला कर देती है और इस बार वह उस व्यक्ति को बुरी तरह घायल करके मौत के घाट उतार देती है। उस बदमाश के मर जाने के बाद सभी चैन से सोते हैं, मगर अगली सुबह जब वे उठते हैं तो वे देखते हैं कि उस अजनबी की मृत शरीर वहां से गायब हो चुकी थी। यह बात उन्हें बहुत ही अजीब लगती है कि आखिर एक मृत शरीर खुद से कैसे गायब हो सकता था, मगर वे इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगते हैं और इस बार बेन की नजर सामने खड़े खारे पानी पर जाती है और वह उसे पीने की कोशिश करता है। जूलिया को मालूम था कि यह खारा पानी उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वह बेन को समझाने के बाद आगे बढ़ने का फैसला करती है। अब तक वे अपनी किस्मत के भरोसे थे क्योंकि उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि वे सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। थोड़ी देर के बाद वे सभी लोग अगली रात फिर से सोने की कोशिश में थे, मगर तभी जूलिया की नजर कुछ केकड़ों पर पड़ती है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इन केकड़ों ने उस अजनबी की मृत शरीर को खा लिया था, इसलिए जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते उनकी नजर एक बड़े से क्रेन पर पड़ती है जहां दो लोग मौजूद थे, मगर वे जूलिया और उनके बच्चों की मदद करने के बजाय खुद को क्रेन के अंदर बंद करके लॉक कर लेते हैं। जूलिया केकड़ों को पास आते देख उन लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वे उसकी कोई मदद नहीं करते, जिसके बाद वह अपने बच्चों के साथ क्रेन पर चढ़ने का फैसला करती है और इस तरह वे केकड़ों से बच जाते हैं। मगर इस बीच कुछ केकड़े जूलिया के पैर को काट लेते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रेन के बाहर एक छोटा सा छेद था जिसके जरिए केकड़े क्रेन के अंदर घुस जाते हैं। वह दोनों व्यक्ति खुद को केकड़ों से बचाने के लिए उन पर गोली चलाने लगते हैं, मगर वे बच नहीं पाते और उन केकड़ों के हमले का शिकार बन जाते हैं। इसी दौरान जूलिया भी अपनी चोट की वजह से बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके दोनों बच्चे वहां से गायब हो चुके थे, जिससे वह बेहद परेशान हो जाती है, मगर फिर उसे उसके दोनों बच्चे सही सलामत मिल जाते हैं। वे कुछ खाने की तलाश में गए थे। इस दौरान उनके पास उन दोनों व्यक्तियों की ढेर सारी खाने पीने की आपूर्ति मिलती है जिन्हें केकड़ों ने खा लिया था। फिर जूलिया को एक मृत शरीर के पास से एक रेडियो मिलता है जिसे इस्तेमाल करने के बाद वह नाटो से संपर्क करने की कोशिश करती है और आखिरकार वह नाटो से संपर्क स्थापित कर लेती है। उन्हें नाटो से मालूम पड़ता है कि वे बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और वे उनसे सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। नाटो ने उन्हें यह भी बताया कि कैसे उन केकड़ों ने उन पर भी हमला किया था और अब वे खुद भी काफी घायल हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये केकड़े वापस इसलिए आए थे क्योंकि समुद्र का पानी अपने तय समय से काफी पहले ही वहां आने वाला था, यानी कि जहां उनके पास 4 दिन का समय था वह अब कुछ घंटों में बदल चुका था। इस तरह जूलिया अब तेजी से उस सबमरीन की ओर निकल पड़ती है और कई कठिनाइयों के बाद वह पल आ चुका था जब वह अपने सामने उस सबमरीन को देख सकती थी। उन्हें उस सबमरीन तक पहुंचने के लिए एक बड़ी चट्टान को पार करना था, इसलिए वे आगे बढ़ते रहते हैं। इस बीच कैसी के दिल में यह सवाल था कि अगर वे सबमरीन तक पहुंच भी जाते हैं तो उनकी मां का क्या होगा, क्योंकि सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों के लिए ही जगह थी। मगर जूलिया को खुद से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र थी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें सबमरीन की ओर बढ़ने को कहा। इस तरह वे चट्टान के बीच पहुंच चुके थे जहां अचानक से कुछ पत्थर उनके बीच में बाधा बनकर गिरने लगते हैं।
ये परेशानी तब और बढ़ जाती है जब वे केकड़े भी उनकी ओर आने लगते हैं। इस दौरान जूलिया को समझ आ चुका था कि वह यहां से आगे नहीं जा सकेगी, इसलिए वह अपने बच्चों को आगे बढ़ते रहने को कहती है। अब कैसी और बेन के पास कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं था, इसलिए वे न चाहते हुए भी जूलिया को वहीं छोड़कर सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं। उधर नाटो की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसे अंदाजा था कि वह अब जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वह अपनी जगह पर उनकी मां को बैठाने के लिए राजी हो जाता है। यह सुनते ही कैसी वापस जूलिया की ओर भागने लगती है और सीधे अपनी मां के पास पहुंच जाती है। दरअसल उसने ठान लिया था कि वह अपनी मां को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें अपने साथ ले जाएगी, इसलिए वह उन्हें बचाने के लिए वापस आ गई थी। इस दौरान जूलिया अपने हाथ में मौजूद गन से उन केकड़ों पर लगातार वार करती जा रही थी और जब वे केकड़े उसके काफी करीब आ चुके थे, तब वक्त रहते हुए कैसी अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी मां को वहां से बाहर निकाल लेती है और उन्हें लेकर सबमरीन के पास पहुंच जाती है। तभी उनकी नजर समुद्र की बड़ी लहरों पर जाती है। वे उन लहरों के पास आने से पहले ही सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और अगले ही पल सबमरीन पर एक जोरदार टक्कर लगती है। लेकिन आखिरकार वे सभी सबमरीन के जरिए खुद को जिंदा रखने में कामयाब हो जाते हैं और जब अगली सुबह उनकी आंख खुलती है तब वे बाहर निकल चुके होते हैं। उन्होंने बाहर आते ही हैरान कर देने वाला नजारा देखा। सामने का दृश्य देखकर साफ जाहिर था कि वे पूरी दुनिया में बचने वाले सिर्फ गिने चुने लोगों में से थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।